नमस्कार बच्चों, स्कूल मेड इजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हिंदी की इस कक्षा में आज हम कक्षा 8वीं का 14वां पाठ करेंगे जिसका नाम है अकबरी लोटा और इसके लेखक हैं अन्नपूर्णानंद जी। उन्होंने इस पाठ के जरिए लाला झाऊलाल और उनके मित्र बिलवासी जी की आर्थिक तंगी को एक व्यंग्य के रूप में, एक मज़ेदार कहानी के रूप में हमारे सामने प्रकट किया है। उन्होंने इस कहानी के ज़रिए बताया है कि कैसे उन दोनों की ज़िंदगी में आर्थिक तंगी के कारण उथल पुथल सी मच जाती है और वो पैसे जुटाने के चक्कर में क्या क्या तरकीबें करते हैं, कौन कौन से तिगड़मबाजी करते हैं, वो इस पाठ में उन्होंने एक मज़ेदार कहानी के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। लाला झाऊलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। काशी के ठटेरी बाजार में मकान था। नीचे की दुकानों में 100 रुपये मासिक के करीब किराया उतर आता था। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपये तो एक साथ आंख सेकने के लिए भी न मिलते। इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक 250 रुपये की मांग पेश की, तब उनका एक बार जोर से मन सनसनाया और फिर बैठ गया। उनकी यह दशा देखकर पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हों तो मैं अपने भाई से मांग लूं। यानी जो लाला झाऊलाल है वो खाते पीते घर के हैं। काशी के अंदर ठटेरी बाजार में उनका मकान है और नीचे उनके मकान में जो दुकानें हैं उनसे 100 रुपये मासिक का अर्थ होता है महीने का, 100 रुपये मासिक किराया आता है। तो बच्चों, जिस समय ये कहानी लिखी गई थी उस समय 100 रुपये की कीमत बहुत ज़्यादा होती थी। आज के समय में 100 रुपये बहुत मामूली सी बात होने लग गई है, लेकिन जिस समय ये कहानी लिखी गई थी उस समय 100 रुपये बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। तो वो बताते हैं कि उनके जो मकान की दुकानें थी उनसे 100 रुपये मासिक किराया आता था। वो अच्छे खाते पीते घर के थे, खाने पीने को सब कुछ आराम से मिलता था, ऐशो आराम से वो रहते थे। लेकिन 250 रुपये एक साथ उन्होंने कभी नहीं देखे थे और उनकी पत्नी ने एकाएक उनसे 250 रुपये की मांग कर ली। 250 रुपये तो उन्हें आंख सेकने, ये एक मुहावरा है जिसका अर्थ है देखने के लिए भी उन्हें कभी नहीं मिले। जो चीज़ हमें पसंद आती है हम उसको देखते हैं, बार बार जी ललचाता है तो हम उसे देखे जाते हैं, तो ऐसे आंख सेकते हैं हम उसकी तरफ देख के। तो उन्हें देखने को भी नसीब कभी नहीं हुए थे एक साथ 250 रुपये। एकाएक उनकी पत्नी ने 250 रुपये की मांग कर ली तो लाला झाऊलाल का मन एक बार सनसनाया और फिर बैठ गया। यानी वो घबरा से गए और फिर कुछ सोचने लगे। तभी उनकी पत्नी ने उनकी दशा भांप ली और कहा कि डरिए मत, अगर आप देने में असमर्थ हैं तो मैं अपने भाई से ले लेती हूँ। इस पर लाला झाऊलाल तिलमिला उठे। उन्होंने रौब के साथ कहा, अजी हटो, 250 रुपये के लिए भाई से भीख मांगोगी? मुझसे ले लेना, लेकिन मुझे इसी ज़िंदगी में चाहिए। अजी इसी सप्ताह में ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से? लाला झाऊलाल ने भी रौब के साथ खड़े होते हुए कहा, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपये ले लेना। यानी जब लाला झाऊलाल की पत्नी ने लाला झाऊलाल से कहा कि अगर आप देने में असमर्थ हों तो मैं अपने भाई से ले लेती हूँ, तो इस पर जो लाला झाऊलाल थे वो तिलमिला उठे। आखिर एक पुरुष ऐसे चीज़ कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि वो कमाता खाता है और उसकी पत्नी उससे पैसे ना लेकर अपने भाई से पैसे मांग रही है। वो थोड़ी सी उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाली बात हो जाती है। तो इस वजह से लाला झाऊलाल ने तिल मिलाकर कहा कि अरे 250 रुपये के लिए अपने भाई से भीख मांगोगी, मुझसे ही ले लेना। तो उनकी पत्नी कहती है कि मुझे अभी चाहिए, इसी ज़िंदगी में चाहिए, ऐसे नहीं कि अगली ज़िंदगी में दो तुम। तो उन्होंने कहा जी इसी सप्ताह में ले लेना। तो झाऊलाल की पत्नी ने फिर से उन पे व्यंग्य किया कि 7 दिन, सप्ताह का मतलब 7 दिन होता है या 7 वर्ष है आपके लिए? तो झाऊलाल ने रौब के साथ खड़े होते हुए कहा, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपये ले लेना। लेकिन जब 4 दिन ज्यों त्यों में ही बीत गए और रुपयों का कोई प्रबंध न हो सका, तब उन्हें चिंता होने लगी। प्रश्न अब प्रतिष्ठा का था, अपने ही घर में अपनी साख का था। देने का पक्का वादा करके अगर अब न दे सके तो अपने मन में वह क्या सोचेगी, उसकी नज़रों में उसका क्या मूल्य रह जाएगा। अपनी वाहवाही की सैकड़ों गाथाएं सुना चुके थे,
अब जो एक काम पड़ा तो चारों खाने चित हो रहे हैं। ये पहली बार उसने मुंह खोलकर कुछ रुपयों का सवाल किया था। इस समय अगर दुम दबाकर निकल भागते हैं तो फिर उसे क्या मुंह दिखलाएंगे। यानी जाहूलाल ने 4 दिन ऐसे ही निकाल दिए, जो तो करते हुए उसके 4 दिन निकल गए सप्ताह के अंदर से, क्योंकि एक सप्ताह के अंदर उन्होंने अपनी पत्नी से वादा किया था कि उन्हें वो 250 रुपये दे देंगे। अब 4 दिन बीत गए तो उन्हें चिंता होने लगी, पैसों का कोई प्रबंध नहीं हुआ था। तो अब ये जो प्रश्न था वो उनकी प्रतिष्ठा का हो गया, क्योंकि उनकी पत्नी ने उनसे पैसे मांगा था और पैसे मांगे थे और उन्होंने रौब से कहा था कि आज से 7वें दिन ले लेना। और पैसों का इंतज़ाम नहीं हो रहा था तो लाला जी घबरा रहे थे। वो सोच रहे थे कि पहली बार उनकी पत्नी ने उनसे कुछ मांगा है और मैं उनको नहीं दे पाऊंगा, मैं अपना वादा पूरा नहीं कर पाऊंगा, तो वो अपने मन में मेरे बारे में क्या सोचेगी, उसकी नज़रों में मेरी क्या इज्जत रहेगी, मेरा जो मूल्य है यानी जो मेरी इज्जत है वो कम हो जाएगी उसकी नज़रों में। मैं वैसे ही अपनी वाहवाही उसके सामने करता रहता हूँ, पहली बार उसने कुछ मांगा है और मैं उसको नहीं दे पाया, तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगी और मैं उसे क्या मुंह दिखाऊंगा। ये सारे सवाल लाला जी के मन में चल रहे थे। खैर एक दिन और बीता। 5वें दिन घबराकर उन्होंने पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई। संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा था कि बिलवासी जी भी उस समय बिल्कुल खुश्क थे। उन्होंने कहा, मेरे पास है तो नहीं, पर मैं कहीं से मांग जांच कर लाने की कोशिश करूंगा और अगर मिल गया तो कल शाम को तुमसे मकान पर मिलूंगा। यानी पंडित जाहूलाल ने ऐसे 4-5 दिन बीत गए, 5वां दिन भी बीत गया, तो 5वें दिन उन्होंने घबराकर अपने मित्र से, जो कि पंडित बिलवासी जी हैं, उनसे उन्होंने बोला और कहा कि ऐसी ऐसी बात है, मुझे 250 रुपये चाहिए। संयोगवश उस समय ऐसे हालात थे कि बिलवासी जी भी खुक्क थे, यानी कि खाली थे, उनके पास भी पैसे उस समय नहीं थे। अब वो और ज़्यादा घबरा गए। तब बिलवासी जी ने उनसे कहा कि मेरे पास है तो नहीं, लेकिन मैं कहीं ना कहीं से इंतज़ाम करने की कोशिश करूँगा और कल शाम को तुमसे मकान पर मिलूँगा। वही शाम आज थी, यानी 6ठा दिन आ चुका था, हफ्ते का आखिरी दिन हो चुका था। तो शाम को हफ्ते का अंतिम दिन, कल 250 रुपये या तो गिन देना है या सारी हैंकड़ी से हाथ धोना है। यह सच है कि कल रुपया न आने पर उनकी स्त्री उन्हें डामल फांसी न कर देगी, लेकिन केवल जरा सा हंस देगी। पर वह कैसी हंसी होगी, कल्पना मात्र से झाऊलाल में मरोड़ पैदा हो जाती है। यानी कि जो हफ्ते भर का टाइम था वो लगभग बीत चुका था, 5 दिन खत्म हो चुके थे और 6ठे दिन की शाम आज थी। अगले दिन उन्हें पैसे देने थे। अब वो 250 रुपये का सवाल था। 250 रुपये न देने से ऐसा तो नहीं होगा कि उनकी स्त्री यानी उनकी पत्नी उन्हें दामल फांसी यानी कि उम्र कैद की सज़ा या फांसी की सज़ा दे देगी या देश निकाला यानी घर से निकाल देगी। ऐसा तो वो कुछ नहीं करेगी, वो सिर्फ उन्हें देखकर हंसेगी। लेकिन वह हंसी कैसी होगी? वो हंसी उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाली होगी, क्योंकि उन्होंने वादा किया था और उनकी पत्नी ने उन पर भरोसा किया था। लेकिन पहले उन्होंने अपने भाई का नाम लिया था कि मैं उससे मांग लेती हूँ, लेकिन बड़ी बड़ी बातें करके झाऊलाल ने कहा मुझसे ले लेना, मैं 7वें दिन तुम्हें दे दूँगा। अब अगर मैं नहीं दे पाया तो ये बात हंसी की होगी और मैं हंसी का पात्र बन जाऊँगा। इस वजह से वो और ज़्यादा घबरा गए थे और उनकी जो मरोड़ थी वो टूटी जा रही थी। आज शाम को पंडित बिलवासी मिश्र को आना था। यदि न आए तो, या कहीं रुपए का प्रबंध वे नहीं कर सके। यानी अब उनके मन में, लाला झाऊलाल के मन में अलग अलग तरह के प्रश्न उठ रहे थे। वो सोच रहे थे कि आज शाम का दिन है, अगर पंडित जी नहीं आए तो, बिलवासी नहीं आए तो, या फिर पैसे का प्रबंध वो नहीं कर पाए तो क्या होगा। इसी उधेड़ बुन में पड़े लाला झाऊलाल छत पर टहल रहे थे। कुछ प्यास मालूम हुई तो उन्होंने नौकर को आवाज़ दी। नौकर नहीं था, खुद उनकी पत्नी पानी लेकर आई। वह पानी तो जरूर लाई पर गिलास लाना भूल गई थी। केवल लोटे में पानी लिए वह प्रकट हुई। फिर लोटा भी संयोग से वह, जो अपनी बेढंगी सूरत के कारण लाला झाऊलाल को सदा से नापसंद था,
था तो नया, साल 2 साल का ही बना था, पर कुछ ऐसी गड़न उस लोटे की थी कि उसका बाप डमरू और माँ चिलम हो रही हो। यानी जब लाला झाऊलाल अपने मन के प्रश्नों में उलझे हुए थे तो वो अपने छत पे टहल रहे थे। अब उनको प्यास लगी तो उन्होंने नौकर को आवाज़ दी। नौकर नहीं था तो उनकी पत्नी खुद पानी लेकर आई और वो गिलास लाना भूल गई, केवल लोटे में पानी लेकर वहाँ पहुँच गई। और संयोगवश वो लोटा भी वो था जो लाला झाऊलाल को बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि उसकी सूरत बेढंगी सी उन्हें मालूम होती थी। उन्हें ऐसा लगता था कि इस लोटे का बाप डमरू है और माँ चिलम है, जिसकी वजह से उसका ढंग ऐसा है। गढ़न, गढ़न का अर्थ होता है जिस जिस प्रकार की उसकी बनावट है उसके ऊपर बात की गई है, यानी लोटे की बनावट। तो लाला झाऊलाल को उस लोटे की बनावट पसंद नहीं थी, इस वजह से वो थोड़े से चकित से हो रहे थे। लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं। अपनी पत्नी का अदब मानते थे, मानना ही चाहिए, इसी को सभ्यता कहते हैं। जो पति अपनी पत्नी का न हुआ वह पति कैसा। फिर उन्होंने यह भी सोचा कि लोटे में पानी दे दें। उन्होंने यह भी सोचा कि लोटे में पानी दे दें तब भी गनीमत है, अगर चूं कर देता हूँ तो बाल्टी में भोजन मिलेगा, तब क्या करना बाकी रह जाएगा। यानी लाला झाऊलाल ने लोटा ले लिया और वो उनसे कुछ नहीं बोले, अपनी पत्नी से कुछ नहीं बोले, क्योंकि वो उनका अदब मानते थे। अदब यानी वो शिष्टाचार से रहते थे, उनकी इज्जत करते थे। तो वो उनको कुछ नहीं बोले और उनसे लोटा ले लिया। इसी को सभ्यता कहते हैं। जो पति पत्नी का नहीं हुआ वो पति कैसा। और उन्होंने लोटा लेकर यह भी सोचा कि अगर मैं इसके लिए मना कर देता हूँ, चूं भी करता हूँ, तो कहीं झगड़ा ना हो जाए और मुझे बाल्टी में भोजन ना करना पड़े। इस वजह से वह चुप रह गए डर के मारे। वो अपनी पत्नी से डरते हुए कुछ नहीं बोले और लोटा चुपचाप ले लिया। लाला अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। उसी समय वे छत की मुंडेर के पास ही खड़े थे। जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में ये नियम बनाए थे कि खड़े खड़े पानी न पियो, सोते समय पानी न पियो, दौड़ने के बाद भी पानी न पियो, उन्होंने पता नहीं कभी यह नियम बनाया या नहीं कि छत की मुंडेर के पास खड़े होकर पानी न पियो। जान पड़ता है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर उन लोगों ने कुछ नहीं कहा। यानी लाला झाऊलाल को गुस्सा आ रहा था क्योंकि उनकी पत्नी बेढंगा सा लोटा ले आई थी, उसमें पानी ले आई थी और वो गिलास भी नहीं लाई थी। लेकिन उनको तो वो कुछ कह नहीं सकते थे, तो उन्होंने अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। और कहाँ पर पानी पीने लगे? वो छत की मुंडेर के ऊपर, छत की मुंडेर के पास ही खड़े हुए थे, जिसको हम छज्जा बोलते हैं, या रेलिंग जो होती है छत के चारों तरफ जो हमारी दीवार होती है वो मुंडेर होती है, उसके पास ही वो खड़े खड़े पानी पी रहे थे। अब वो बताते हैं, लेखक बताता है कि बुजुर्गों ने जो नियम बनाए हैं कि खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए, सोते समय पानी नहीं पीना चाहिए, दौड़ने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, शायद उन्होंने ऐसा कोई नियम नहीं बनाया कि छत की मुंडेर के पास खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा नियम होता तो शायद लाला झाऊलाल को पता होता और वो वहाँ खड़े होकर पानी नहीं पी रहे होते। हालांकि ऐसा उनके दिमाग में क्यों आया, आइए जानते हैं आगे। लाला झाऊलाल मुश्किल से एक घूंट पिए होंगे कि न जाने कैसे उनका हाथ हिल उठा और लोटा छूट गया। लोटे ने दाएं देखा न बाएं, वह नीचे गली की ओर चल पड़ा। अपने वेग में उल्का को लजाता हुआ वह आंखों से ओझल हो गया। किसी जमाने में न्यूटन नाम के किसी खुरापाती ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति नाम की एक चीज इजाद की थी। कहना होगा कि ये सारी शक्ति इस समय लोटे के पक्ष में थी। यानी लाला झाऊलाल जब मुंडेर पर खड़े होकर पानी पी रहे थे तो उनके हाथ से अचानक वो लोटा छूट गया और लोटा गिरता हुआ सीधा गली में फिसलता हुआ आगे, लुढ़कता हुआ आगे निकल गया। अब लाला झाऊलाल उस लोटे को देखकर ये सोच रहे थे कि जो न्यूटन नाम के व्यक्ति ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी वो सारी शक्ति आज इस लोटे में आ गई है। किस तरीके से ये खिंचा हुआ चला जा रहा है। लाला को काटो तो बदन में खून नहीं,
ऐसी चलती हुई गली में ऊंचे 3 मंजिले से भरे हुए लोटे का गिरना हंसी खेल नहीं। यह लोटा न जाने किस अनाधिकारी के झोपड़े पर काशीवास का संदेश लेकर पहुंचेगा। कुछ हुआ भी ऐसा ही। गली में जोर का हल्ला उठा। लाला झाऊलाल जब तक दौड़कर नीचे उतरे तब तक एक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस आई। यानी लाला झाऊलाल अब ज़्यादा परेशान हो गए थे, क्योंकि उनके हाथ से जो लोटा छूटा था वो 3 मंजिला मकान से छूटा था। अब वो सोच रहे थे कि लोटा ना जाने कौन सी मुसीबत लाके मेरे लिए खड़ी करेगा, क्योंकि वो किसी ना किसी पे जाकर तो गिरेगा ही, क्योंकि इतनी भीड़ भाड़ वाली गली है, ऊपर से वो लोटा गिरा है तो किसी ना किसी को चोट अवश्य लगेगी या कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होगी। इतना कुछ सोच ही रहे थे और उन्होंने शोर की आवाज़ सुनी, और जब तक वो नीचे उतर कर आते अपने मकान में तब तक उनके आंगन में एक भीड़ इकट्ठी हो गई थी। लाला झाऊलाल ने देखा कि इस भीड़ में प्रधान पात्र एक अंग्रेज है जो नखशिख से भीगा हुआ है और जो अपने एक पैर को हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा है। उसी के पास अपराधी लोटे को भी देखकर लाला झाऊलाल ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझना यानी जो परिस्थितियां थी उनको देखकर वो पहचान गए। अब इसमें लाला झाऊलाल ने क्या किया, जैसे ही वो नीचे आए तो उन्होंने देखा कि एक अंग्रेज नखशिख से यानी सर से लेकर पांव तक पूरी तरीके से ऊपर से लेकर नीचे तक भीगा हुआ था और एक हाथ से वो अपने पैर को सहला रहा था और दूसरे पैर पे वो नाच रहा था और उसी के पास वो लोटा भी था। लाला झाऊलाल समझ गए कि ये लोटा इसके ऊपर गिरा है और ये भीग भी गया है और इसके चोट भी लगी। अब उन्होंने स्थिति भांप ली थी। गिरने के पूर्व लोटा एक दुकान के साइबान से टकराया। वहां टकराकर उस दुकान पर खड़े उस अंग्रेज को उसने सांगोपान स्नान कराया और फिर उसी के बूट पर आ गिरा। यानी जो लेखक जो लाला झाऊलाल है उसने देखा था कि जो लोटा है वो दुकान के साइबान से टकराया था, यानी वो छप्पर या वो पर्दा जो हम घरों के अंदर बालकनी वगैरह में लगाते हैं जिससे धूप से बचा जा सकता है, उससे टकराया था और अंग्रेज को लगा था। अंग्रेज को पूरी तरीके से ऊपर से लेकर नीचे तक उसने भिगो दिया था उस पे टकराने के बाद, और उससे अंग्रेज को चोट भी लगी। उस अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला झाऊलाल ही उस लोटे के मालिक हैं, तब उसने केवल एक काम किया, अपने मुंह को खोलकर खुला छोड़ दिया। लाला झाऊलाल को आज ही ये मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा प्रकांड कोश है। यानी लाला झाऊलाल को देखते ही जब पता चला अंग्रेज को कि लोटा इसका है तो वो उन्हें अपशब्द कहने लगा। तो लाला झाऊलाल को पता चला कि अंग्रेजी में भी अपशब्द कहे जा सकते हैं और इतने सारे अपशब्द कहे जा सकते हैं। इसी समय पंडित बिलवासी मिश्र भीड़ को चीरते हुए आंगन में आते दिखाई पड़े। उन्होंने आते ही पहला काम यह किया कि उस अंग्रेज को छोड़कर और जितने भी आदमी आंगन में घुसे थे सबको बाहर निकाल दिया। फिर आंगन में कुर्सी रखकर उन्होंने साहब से कहा, आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है, अब आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। यानी पंडित बिलवासी मिश्र जी भीड़ को चीरते हुए वहां पहुंच गए। उन्होंने सबको देखा और सारी भीड़ को घर से बाहर कर दिया, चलता कर दिया और कुर्सी डालकर अंग्रेज से कहा कि आप बैठिए, शायद आपको चोट लगी है, आप कुर्सी पर आराम से बैठ जाइए। साहब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए और लाला झाऊलाल की ओर इशारा करके बोले, आप इस शख्स को जानते हैं? बिल्कुल नहीं, और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो निरही राह चलतों पर लोटे के वार करे। यानी जब चोट लगे हुए अंग्रेज को बिलवासी जी ने कुर्सी देकर बैठने को कहा तो अंग्रेज ने उनका धन्यवाद करते हुए लाला झाऊलाल की ओर देखते हुए कहा, क्या तुम इस व्यक्ति को जानते हो? तो बिलवासी जी ने उत्तर दिया, नहीं, मैं इस व्यक्ति को नहीं जानता और ऐसे व्यक्ति को जानना भी नहीं चाहता जो राह चलते लोगों पर वार करता है लोटे से। मेरी समझ में ही इज ए डेंजरस ल्यूटेनाइट, यानी यह खतरनाक पागल है। नहीं, मेरी समझ में
ही इज़ एन डेंजरस क्रिमिनल, नहीं ये खतरनाक मुजरिम है। परमात्मा ने लाला झाऊलाल की आंखों को इस समय कहीं देखने के साथ खाने की भी शक्ति दे दी है होती तो ये निश्चित है कि अब तक बिलवासी जी को अपनी आंखों से खा चुके होते। वे कुछ समझ नहीं पाते थे कि बिलवासी जी को इस समय क्या हो गया है। साहब ने बिलवासी जी से पूछा तो क्या करना चाहिए, यानी जब अंग्रेज उनसे पूछ रहा था झाऊलाल के लिए कि क्या आप इस व्यक्ति को जानते हो, तो बिलवासी जी ने मना कर दिया, अनजान बनने की कोशिश की कि मैं इस व्यक्ति को नहीं जानता, ये तो एक डेंजरस क्रिमिनल है, खतरनाक पागल है, खतरनाक क्रिमिनल है, ऐसे व्यक्ति को मैं नहीं जानता। अब अगर इस समय लाला झाऊलाल को भगवान ने आंखों को देखने के अलावा खाने की शक्ति दी होती, यानी लाला झाऊलाल बिलवासी जी के इस व्यवहार से इतना क्रोधित हुए, इतना आक्रोश उनमें भर गया कि अगर उनकी आंखों को खाने की शक्ति दी होती तो बिलवासी जी को खा जाते, क्योंकि उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि बिलवासी उन्हें पहचानने से इनकार क्यों कर रहा है। अब जो अंग्रेज था उसने बोला कि करना क्या चाहिए। अब पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट कर दीजिए जिससे ये आदमी फौरन हिरासत में ले लिया जाए। पुलिस स्टेशन है कहाँ? पास ही है, चलिए मैं बताऊं। चलिए अभी चला, आपकी इजाज़त हो तो पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूं। क्यों जी, बेचोगे? मैं 50 रुपये तक इसके दाम दे सकता हूँ। लाला झाऊलाल तो चुप रहे, पर साहब ने पूछा, इस रद्दी लोटे के आप 50 रुपये क्यों दे रहे हैं? आप इस लोटे को रद्दी बताते हैं? आश्चर्य, मैं तो आपको एक विज्ञ और सुशिक्षित आदमी समझता था। यानी अब अंग्रेज झाऊलाल के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने के लिए पुलिस स्टेशन के बारे में पूछता है कि यहाँ आसपास में पुलिस स्टेशन है, तो बिलवासी जी कहते हैं कि चलिए मैं आपको ले चलता हूँ, यहाँ पास में ही पुलिस स्टेशन है, हम इसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाते हैं, पर चलने से पहले मैं आपकी इजाज़त हो तो इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूँ। मैं इस लोटे के 50 रुपये दाम दे सकता हूँ। यानी बिलवासी जी अब झाऊलाल से लोटा खरीदने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो 50 रुपये देना चाहते हैं उस लोटे के। इतने में अंग्रेज चकित हो जाता है और वो पूछता है, इस रद्दी से लोटे के 50 रुपये? आप इस रद्दी लोटे के 50 रुपये क्यों दे रहे हो? तो बिलवासी जी बोलते हैं कि आप इस लोटे को रद्दी बता रहे हो, मैं तो हैरान हूँ, मैं आपको पढ़ा लिखा और विशेषज्ञ आदमी समझता था। आखिर बात क्या है, कुछ बताइए भी। जनाब, यह एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है। जान क्या पड़ता है, मुझे पूरा विश्वास है यह वह प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम परेशान है। यह बात? जी जनाब, 16वीं शताब्दी की बात है। बादशाह हुमायूं शेरशाह से हारकर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था। एक अवसर पर प्यास से उसकी जान निकल रही थी। उस समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। हुमायूं के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाकर उससे इस लोटे को ले लिया और इसके बदले में उसे इसी प्रकार के 10 सोने के लोटे प्रदान किए। ये लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था, इसी से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। वह बराबर इसी से वजू करता था। सन 57 तक इसके शाही घराने में रहने का पता है, पर इसके बाद लापता हो गया। कलकत्ता के म्यूज़ियम में इसका प्लास्टर का मॉडल रखा हुआ है। पता नहीं ये लोटा इस आदमी के पास कैसे आया। म्यूज़ियम वाले को पता चले तो फैंसी दाम देकर इसे खरीद ले जाए। यानी अब जो लाला झाऊलाल का लोटा था उसके बारे में जो बिलवासी जी हैं वो अंग्रेज को बताते हैं कि ये लोटा आम लोटा नहीं है। इस लोटे की तलाश में तो सारे म्यूज़ियम परेशान हैं, वो इसको अपने पास रखना चाहते हैं। ये एक प्रसिद्ध अकबरी लोटा है। जब 16वीं शताब्दी के अंदर हुमायूं रेगिस्तान में भटक गया था, उसको पानी की प्यास लग रही थी, तब एक ब्राह्मण ने उसे इस लोटे से पानी पिलाया था और
हुमायूं के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाया और उस लोटे को उस ब्राह्मण से ले लिया और उस ब्राह्मण को इसी लोटे जैसे 10 सोने के लोटे दे दिए। और ये लोटा इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया, वो इसी से वजू करते थे। अब वो लोटा अकबर के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। बात शुरुआत में इसका इतिहास के अंदर कुछ ना कुछ लेख मिलता है, कुछ ना कुछ इसके बारे में पता चलता है, लेकिन बाद के 57 के बाद इसके बारे में वहाँ नहीं पता चलता। ये लोटा कहीं खो गया था, पता नहीं लालच जी के पास ये लोटा कहाँ से आ गया। इसका मॉडल कलकत्ता के म्यूज़ियम में प्लास्टर का मॉडल रखा हुआ है, और ये लोटा इस आदमी के पास कहाँ से आया नहीं पता। अगर म्यूज़ियम वाले को पता चले तो इससे मुँह मांगी कीमत देकर इससे वो लोटा खरीद लेंगे। इस विवरण को सुनते सुनते साहब की आंखों पर लोभ और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे कौड़ी के आकार से बढ़कर पकौड़ी के आकार की हो गई। उसने बिलवासी जी से पूछा, आप तो इस लोटे का क्या करिएगा? मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह का शौक़ है। मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह करने का शौक़ है। जिस समय ये लोटा मेरे ऊपर गिरा था उस समय मैं यही कर रहा था। उस दुकान से पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियां खरीद रहा था। जो कुछ हो लोटा मैं ही खरीदूंगा। वाह, आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूंगा, यह मेरा हक है। हक है? जरूर हक है। ये बताइए, उस लोटे के पानी से आपने स्नान किया या मैंने? यानी जब लोटे के बारे में अंग्रेज को पता चला तो बिलवासी जी से झगड़ने लगा और कहने लगा कि ये लोटा तो मैं खरीदूंगा, मुझे ऐतिहासिक चीज़ें खरीदने का शौक़ है और रखने का शौक़ है उन्हें। मैं उस दुकान पर जब ये लोटा मेरे ऊपर गिरा तो मैं यही कर रहा था कि पीतल की कुछ मूर्तियां वहाँ से खरीद रहा था, तभी अचानक ये लोटा मुझ पर आकर गिर गया। तो बिलवासी जी ने कहा कि नहीं, ये लोटा तो मैं खरीदूंगा, इस पर मेरा हक है। तो अंग्रेज कहता है, आपका कैसे हक है? इस लोटे, ये लोटा मेरे ऊपर गिरा है, मैं इसके पानी से नहाया हूँ, चोट मुझे लगी है, अब तो ये लोटा मैं ही खरीदूंगा। आपने? वो आपके पैरों में गिरा या मेरे? आपके। अंगूठा उसने आपका भुरता किया या मेरा? आपका। इसलिए इसे खरीदने का हक मेरा है। यह सब बकवास है, दाम लगाइए, जो अधिक दे वह ले जाए। यही सही है। आप इसका 50 रुपया लगा रहे हैं तो मैं 100 देता हूँ, मैं 150 देता हूँ, मैं 200 देता हूँ, अजी मैं 250 देता हूँ। यह कहकर बिलवासी जी ने 250 के नोट लाला जाऊलाल के आगे फेंक दिए। यानी अब अंग्रेज और बिलवासी जी के बीच बहस होने लगी कि कौन लोटा खरीदेगा, और दोनों ने क्या तय किया कि वो जो ऊंचा दाम लगाएगा इस लोटे का वो इसे खरीद लेगा। अब दोनों जने दाम लगाने लगे। एक बोला 50 तो अंग्रेज बोला 100। इतने में बिलवासी जी ने 150 बोला और अंग्रेज ने बोल दिया 200। फिर बिलवासी जी ने 250 रुपये निकाल कर जाऊलाल के सामने फेंक दिए और कहा, ये लोटा तो मैं ही लूंगा। साहब को भी ताव आ गया। उसने कहा, आप 250 देते हैं तो मैं 500 देता हूँ, अब चलिए। बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपए उठाने लगे, मानो अपनी आशाओं की लाश उठा रहे हों। साहब की ओर देखकर उन्होंने कहा, लोटा आपका हुआ, ले जाइए, मेरे पास 250 से अधिक नहीं है। यानी जब 250 रुपये बिलवासी जी ने लाला जाऊलाल के सामने फेंके तो अंग्रेज ने भी जोश में आकर बोल दिया कि मैं इस लोटे के 500 रुपये देता हूँ और ये लोटा मैं ही खरीदूंगा। तो बिलवासी जी अपने नोट उठाने लगते हैं। उनके चेहरे पर वो ऐसे भाव दिखाते हैं कि जैसे वो बहुत ज़्यादा निराश है कि वो लोटा नहीं खरीद पाए, और वो कहते हैं कि उनके पास 250 ही थे, आप ये लोटा खरीद लीजिए। तो साहब ने वो लोटा खरीद लिया। ये सुनना था कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की ऊंची गिर गई। उसने झपट कर लोटा लिया और बोला, अब मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। मेजर डगलस की डींग सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे। मेजर डगलस कौन है? मेजर डगलस मेरे पड़ोसी है। पुरानी चीज़ों के संग्रह करने में मेरी उनकी होड़ रहती है। गत वर्ष वे हिंदुस्तान आए थे और यहाँ से जहांगीरी का अंडा ले गए थे। जहांगीरी का अंडा? हाँ, जहांगीरी का अंडा। मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान से वे ही अच्छी चीज़ें ले जा सकते हैं, पर जहांगीरी का अंडा है क्या? यानी अब जो अंग्रेज हैं, जो साहब हैं, उन्होंने लोटा खरीद लिया, वो खुश हो गए और वो कहते हैं कि अब मैं अपने देश
हंसी खुशी लौट सकता हूँ, और जो मेरे पड़ोसी हैं मेजर डगलस, उनकी खरी खोटी मुझे नहीं सुननी पड़ेगी, क्योंकि हम दोनों में होड़ लगी रहती है कि कौन ऐतिहासिक चीज़ें ज़्यादा संग्रह करता है, कौन अच्छी अच्छी ऐतिहासिक चीज़ें लेकर आता है। उन्होंने बताया कि गत वर्ष यानी पिछले साल ही यहाँ से डगलस एक जहांगीरी अड्डा लेके गए थे। अब लाला चावला और बिलवासी जी के समझ नहीं आ रहा था कि जहांगीरी अंडा क्या होता है, तो उन्होंने पूछा कि ये होता क्या है। आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने नूरजहां से जहांगीर का प्रेम करवाया था। जहांगीर के पूछने पर कि मेरा कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया, नूरजहां ने उसके दूसरे कबूतर को उड़ाकर बताया था कि ऐसे। उसके इस भोलेपन पर जहांगीर दिलो जान से निछावर हो गए। उसी क्षण से उसने अपने को नूरजहां के हाथ कर दिया। कबूतर का ये एहसान वह नहीं भूला। उसके एक अंडे को बड़े जतन से रख छोड़ा। एक बिलोर की हांडी में वह उसके सामने टंगा रहता था। बाद में वही अंडा जहांगीरी अंडा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी को मेजर डगलस ने पारसाल दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपये में खरीदा। यानी जो अंग्रेज है वो बताता है कि उनके जो दोस्त हैं, उनके पड़ोसी हैं मेजर डगलस, उन्होंने जहांगीर का अंडा कहाँ से खरीदा? जहांगीरी का अंडा भारत में एक मुसलमान सज्जन से उन्होंने 300 रुपये में खरीदा गत वर्ष पारसाल यानी पिछले वर्ष दिल्ली में। और उन्होंने उसके बारे में कहानी बताई कि जब नूरजहां और जहांगीर का प्रेम हुआ था तो कबूतर के ज़रिए ही वो प्रेम हुआ था। अब दोनों कबूतर वो उड़ गए थे, लेकिन उनका एक अंडा उन्होंने संभाल कर रखा हुआ था, और वही अंडा जहांगीरी अंडे के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह बात है। हाँ, पर अब मेरे आगे दून की नहीं ले सकते। मेरा अकबरी लोटा उनके जहांगीरी अंडे से भी एक पुश्त पुराना है। इस रिश्ते से आपका लोटा उस अंडे का बाप हुआ। साहब ने झाऊलाल को 500 रुपये देकर अपनी राह ली। लाला झाऊलाल का चेहरा उस समय देखते बनता था। जान पड़ता था कि मुंह पर 6 दिन की बढ़ी हुई दाढ़ी का एक एक बाल मारे प्रशंसा के लहरा रहा था। उन्होंने पूछा, बिलवासी जी, मेरे लिए 250 रुपया घर से लेकर आए, पर आपके पास तो थे ही नहीं। इस भेद को मेरे सिवा ईश्वर ही जानता है। आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। पर आप चले कहाँ? अभी मुझे आपसे काम है 2 घंटे तक। 2 घंटे तक? हाँ, और क्या। अभी मैं आपकी पीठ ठोक कर शाबाशी दूंगा। 1 घंटा इसमें लगेगा, फिर गले लगाकर धन्यवाद दूंगा। 1 घंटा इसमें भी लग जाएगा। अच्छा, पहले 500 रुपये गिनकर सहेज लीजिए। रुपया अगर अपना हो तो उसे सहेजने का एक ऐसा सुखद मनमोहक कार्य है कि मनुष्य उस समय सहज में ही तन्मयता प्राप्त कर लेता है। लाला झाऊलाल ने अपना कार्य समाप्त करके ऊपर देखा, पर बिलवासी जी इस बीच अंतर्धान हो गए। यानी अब झाऊलाल को अंग्रेज ने पैसे दिए और वो चलता बना, लेकिन बिलवासी जी को झाऊलाल ने पूछा कि आप मेरे लिए 250 रुपये अपने घर से लेकर आए थे, पर आपके पास तो पैसे थे ही नहीं। तो बिलवासी जी ने कहा कि ये भेद तो मेरे सिवा ईश्वर ही जानता, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन अब मैं चलता हूँ। तो लाला झाऊलाल ने उनसे कहा कि नहीं नहीं, अभी रुको, मुझे आपसे 2 घंटे के लिए कुछ काम है। 1 घंटे तक तो मैं आपको पीठ ठोक कर शाबाशी दूंगा, और अगले 1 घंटे मैं आपसे गले लगकर आपका धन्यवाद दूंगा। तभी पंडित बिलवासी जी ने क्या कहा कि आप अपने पैसे तो गिन लीजिए, क्योंकि अपने पैसे गिनने का आनंद ही कुछ और होता है। तो जब तक लाला झाऊलाल अपने पैसे गिनने में लगे, बिलवासी जी अंतर्धान हो गए, यानी गायब हो गए, वहां से चले गए। उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। वे चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहे। 1 बजे वे उठे। बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की वह सिकड़ी निकाली जिसमें एक ताली बंधी हुई थी। फिर उसके कमरे में जाकर उन्होंने उस ताली से संदूक खोला। उसमें 250 के नोट ज्यों के त्यों रखकर उन्होंने उसे बंद कर दिया। फिर दबे पांव लौटकर ताली को उन्होंने पूर्वतः अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। इसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली। दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक चैन की नींद सोए। यानी अब झाऊलाल की सारी समस्याएं दूर हो गई थी। झाऊलाल तो पैसे लेकर खुश हो गया था, लेकिन बिलवासी जी बहुत ज़्यादा परेशान थे।
क्यों? क्योंकि उनकी परेशानी का कारण ये था कि उन्होंने अपनी पत्नी के संदूक से पैसे उनसे बिना पूछे निकाले थे। तो उन्होंने क्या किया कि रात भर वो अंगड़ाई लेते रहे। जैसे ही उनकी पत्नी सोई, रात को 1 बजे उठकर उन्होंने उनके गले में जो चाबी लटकी हुई थी वो निकाली और संदूक में वो पैसे वापस ज्यों के त्यों रख दिए। तब जाकर उन्होंने चैन की सांस ली और वो सो गए और सुबह 8 बजे तक वह चैन की नींद सोते रहे। ठीक है बच्चों, तो आपने एक बहुत ही आनंददायक व्यंग भरी कहानी पढ़ी है कि किस प्रकार एक लोटा जो बेढंगा सा था, बदसूरत सा था, लाला झाऊलाल को पसंद भी नहीं था, बिलवासी जी की चतुराई की वजह से और उस अंग्रेज साहब की मूर्खता की वजह से 500 रुपये में बिका। और ये कहानी उसी पे आधारित है। आप इसे पढ़िए और आनंद लीजिए। थैंक यू।